हाय, दिस इज मुरलीधर पांडे फ्रॉम पीएमआईटी सॉल्यूशंस। आज हम देखेंगे क्विक बिल में कैसे काम करते हैं। ये हमने खोला क्विक बिल। अभी हम देखते हैं क्विक बिल में आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। क्विक बिल में आइटम मास्टर क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सिंगल मास्टर बना सकते हो, दूसरा आप एक्सेल में बना के उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब हम पहले देखते हैं कि क्विक बिल में सिंगल आइटम कैसे बनाते हैं। क्विक बिल में सिंगल आइटम बनाने के लिए मास्टर में जाना है, आइटम्स, आइटम मास्टर। ऐसा एक स्क्रीन ओपन होगा जहां पे आपको आपके प्रोडक्ट की या आइटम की डिस्क्रिप्शन डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शर्ट, वाइट शर्ट, स्मॉल। बारकोड नंबर आप ऑटो नंबर जनरेटेड भी रख सकते हैं और आपका खुद का भी नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है आपका ऑटो नंबरिंग। दैट मीन्स कि आपका जो है जो स्टॉक नंबर यानी बारकोड नंबर आएगा 5 टाइम 0 7 आएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने नंबर डाला है। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। सपोज आपका ग्रोसरी का स्टोर है तो आप किलोग्राम्स, लीटर, मीटर एंड पीसेस ये सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आपके अपैरल्स होते हैं वो नंबर्स में बिकते हैं, इसलिए मैंने नंबर लिया हुआ है। अभी प्रोडक्ट क्या है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगर आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में नहीं है तो आप नया भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल कीबोर्ड पे इंसर्ट बटन प्रेस करना है, वहां पे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मेरे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है, तो इसके लिए वो कर रहा है कि वो डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, तो मैं शर्ट को यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूं, दोबारा बनाता नहीं हूं। सिलेक्ट कर लिया। अभी ब्रांड भी हमें क्रिएट करना है, तो हमें सिंपल सा कीबोर्ड पे इंसर्ट बटन प्रेस करना है। मैंने एलन करके एक ब्रांड बना दिया, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। और जो भी ये वन टाइम एक्टिविटी है, प्रोडक्ट एक बार बन गया तो आपको उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रांड एक बार बन गया तो उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इवन स्टाइल, शेड, साइज, एक बार जो भी चीजें बन गई हैं तो आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टाइल भी इसी तरीके से आपके पास अगर स्टाइल कोड नहीं है, नया बनाना है, सिंपल इंसर्ट प्रेस कीजिए, स्टाइल कोड भी यहाँ पे सेव कर दीजिए, आपका स्टाइल कोड बन गया। शेड में आपको मैं ब्लैक डालना चाहता हूँ, तो देखते हैं ब्लैक है कि नहीं। ऑलरेडी है, तो जैसे इंसर्ट करके मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है तो उसको डालने की जरूरत नहीं है। साइजेस भी इसी तरीके से आप इंसर्ट करके बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एम डाल दिया। ये जीएसटी ग्रुप जो है, आपको जीएसटी के बारे में तो जानकारी होगी। जैसे कि अभी नॉर्मल अपने पास 4 जीएसटी ग्रुप्स है, जैसे GST@5%, GST@12%, GST@18% एंड GST 28%। तो हमने ऑलरेडी जीएसटी का कैटलॉग ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। GST 12% अगर आपके प्रोडक्ट पे है तो आप 12% सिलेक्ट कर सकते हो। 18 है तो 18 कर सकते हो। बट जैसे कि आपका अगर फुटवेयर का सेगमेंट है तो फुटवेयर में कैसा है, बिलो 1000 का जो भी प्रोडक्ट रहेगा, दैट मीन्स बिल वैल्यू आपकी जो बिलो 1000 रहेगी, बिल वैल्यू ऑफ ईच आइटम बिलो 1000 रहेगा तो 5% टैक्स लगता है। अबव 1000 है तो 18% टैक्स लगता है। इसी प्रकार आपका अपैरल्स में अगर बिलो 1000 है तो 5% लगता है और अबव 1000 है तो 12% लगता है।
तो वो सभी कैटलॉग हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको अकॉर्डिंगली जो है सिलेक्ट करना है। तो अभी हमारा कैसा है, ऊपर का शर्ट है, तो शर्ट मीन्स आपका अपैरल्स हो गया, अपैरल्स हम सिलेक्ट करते हैं। HSN कोड, HSN कोड आपके प्रोडक्ट का HSN कोड ऑलरेडी मालूम रहेगा, आप डाल सकते हैं, नहीं तो गूगल से सर्च करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिलहाल हम सर्च करने की HSN सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आपकी प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट वैल्यू, आपकी खरीदी क्या है। नॉर्मली सभी प्रोडक्ट पे दो तरीके के कॉस्ट प्राइस होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक रिटेल प्राइस होता है। मिनिमम कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपने जिस प्राइस पे खरीदा हुआ है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। रिटेल प्राइस मतलब आपको जो जिस प्राइस पे आपको बेचना है। रिटेल प्राइस को हम दूसरे वे में भी MRP बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिससे मैक्सिमम प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो अभी सपोज हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, हमारी कॉस्ट 500 की है और हमें ये से 699 में बेचनी है। यहाँ पे देखिए हमने दिया इस टैक्स इंक्लूसिव, और टैक्स इंक्लूसिव का मतलब होता है आपका जो 699 में आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें आपका टैक्स इंक्लूड है। टैक्स इंक्लूड है मतलब आपको एडिशनल टैक्स नहीं लेना है। अगर टैक्स इंक्लूसिव पे अगर ये आप टिक करते हो तो यानी 699 में आपका पूरा टैक्स इंक्लूड है। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो अनचेक करेंगे तो जब भी आप बिलिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, 699 प्लस टैक्स लेगा, दैट एक्सक्लूसिव हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम आपका प्रोडक्ट का क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, हमारा मास्टर सेव हो गया। ठीक है, ये तो आपका एक तरीका हो गया मास्टर बनाने का। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं मास्टर। हम पहले से एक फॉर्मेट हमने बना के रखा हुआ है, जिसमें स्टॉक नंबर, आपका आइटम डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट, ब्रांड, स्टाइल, सेट साइज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, HSN, GST ग्रुप, कॉस्ट प्राइस एंड रिटेल प्राइस सभी मेंशन्ड है ऑलरेडी। अभी हमें इस तरीके का एक एक्सेल बनाना है और इस एक्सेल को हम डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस एक्सेल को अपने सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आइटम मास्टर का एक्सेल इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना है मास्टर में, आइटम मास्टर इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है, ये फाइल सेलेक्ट किया हमने, फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फाइल प्रोसेस हो रही है। देखिए आपका जो भी एक्सेल में था आपके एज इट इज यहाँ पे आ गया। आपको सिंपली अभी कुछ करना नहीं है, सेव कर देना है। अब यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है, द आइटम डिटेल्स आर इम्पोर्टेड, डू यू वांट टू ओपन प्रीव्यू। नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं। आपका एक्सेल हो गया इंपोर्ट, यानी आपका मास्टर बन गया। दैट मीन्स कि किसी भी सॉफ्टवेयर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी आपका प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट हो गया। प्रोडक्ट मास्टर किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। बगैर मास्टर के कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर को समझेगा नहीं कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये हमारा मास्टर बन गया। ये दो तरीके थे आपके मास्टर बनाने के। अभी आपका आइटम मास्टर बन गया। मास्टर बनाने के बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको प्रोडक्ट का परचेज करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमने यहाँ पे परचेज बटन दे रखा है, शॉर्टकट बटन क्रिएट किया हुआ है। या तो दूसरी तरीके से आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे, परचेज में जाएंगे, परचेज में ऑप्शन में जाएंगे, या आप F9 प्रेस करके डायरेक्ट शॉर्टकट कीबोर्ड पे आपका F9 है तो आप डायरेक्ट परचेज में जा सकते हो। ठीक है, ये F9 प्रेस करने पे स्क्रीन आया हुआ है आपका। मैं क्या करता हूँ, अभी शॉर्टकट की बटन ही यूज करता हूँ। तो परचेज पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे आ रहा है पहला तो आपका सप्लायर, यानी किसने आपको माल बेचा हुआ है। सप्लायर का नाम आपके जो परचेज बिल पे रहता है, मिल जाता है। यहाँ से आप सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं।
नहीं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको अगर कोई नया सप्लायर है तो आपको यहाँ वहाँ कोई मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इंसर्ट बटन प्रेस करके सप्लायर क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं क्रिएट करना है तो सिंपली आपको जाना है मास्टर में, अकाउंटिंग में, सप्लायर में, दोनों जगह पे सेम ही ऑप्शन ओपन होता है। बट वो हमने शॉर्टकट दिया है कि आप अपना पीछे जाके मेनू में जाके क्रिएट करने के बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो सेम मेनू ओपन हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं परचेज में कैसे वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट बटन प्रेस किया, यहाँ पे सप्लायर का नाम, डेमो सप्लायर डाल दिया। मोबाइल नंबर आपको अगर डालना है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है, शॉर्ट नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हो। शॉर्ट नेम से क्या होता है, जब भी आप कोई लेजर वगैरह सर्च करते हो तो शॉर्ट नेम भी डाल के सर्च कर सकते हो। अंडर ग्रुप बाय डिफॉल्ट सन्डी क्रेडिटर आता है, सप्लायर ग्रुप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन आपका कॉस्ट प्राइस, रिटेल प्राइस, लास्ट सोल्ड प्राइस, आप का ये सप्लायर है। सप्लायर इन द सेंस आपको कॉस्ट प्राइस पे ही खरीदोगे जो भी रहेगा, तो आपका ये ट्रांजैक्शन प्राइस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपका परचेज में जो भी डालोगे वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है। क्रेडिट डेज अलाउड, आपके सप्लायर ने आपके बिल के लिए कितना दिन क्रेडिट डेज दिया हुआ है, तो मैंने 21 डेज दे दिया। और इस सप्लायर ने आपको क्रेडिट लिमिट कितना दिया हुआ है, सपोज मैंने डाल दिया 1 करोड़। ठीक है। मेंटेल बिल रेफरेंस ऑलरेडी क्लिक रहेगा। डीलर टाइप किस तरीके का है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है या फिर एसईजेड है। तो नॉर्मली 90% तो आपके रेगुलर ही आते हैं। फिर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है वो, तो मैंने जैसे सपोज महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, दैट मीन्स कि ये लोकल सप्लायर होगा। फिर उसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। एक मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया है डेमो पर्पज के लिए। इफेक्टिव डेट आपका जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन डेट नहीं मालूम है आप सब पार्टी का, तो आप जो भी है वही डाल दीजिए, आज का करंट डेट। मेलिंग डिटेल में आप उसका एड्रेस डाल सकते हो, पूरा उस पार्ट सप्लायर का एड्रेस क्या है। इतना डालने के बाद आप सेव कर देंगे तो आपका डेमो सप्लायर क्रिएट हो गया। दैट मीन्स आपके सप्लायर क्रिएशन कंप्लीट हो गया। परचेज एंट्री में पहले हमने सप्लायर क्रिएट किया, अभी रेफरेंस नंबर एंड डेट। तो आपका रेफरेंस नंबर यानी आपका इनवॉइस नंबर, जैसे मैंने 20/1, दैट मीन्स कि ये मेरा परचेज बिल नंबर है। और परचेज डेट क्या है, अभी मेरा जो है 4/7 में है यार, 4 जुलाई में दिखा रहा है, तो मेरा 1 तारीख को कस्टमर जो सप्लायर ने बिल बनाया है वो 1 तारीख में बनाया है, मुझे मिला है 4 तारीख को, तो ये आपका इनवॉइस डेट हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वो बारकोड, अगर प्रोडक्ट में बारकोड है और आपने मास्टर बनाया हुआ है तो आप सिंपली स्कैन कर सकते हो, नहीं तो मैनुअली स्कैन सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया, इसका 10 पीस आ गया। ठीक है। ये मैंने परचेज किया और सेव कर दिया, ये आपका परचेज एंट्री हो गई। ये टैक्स ब्रेकअप दिखा रहा है। ये आपका जीआरएन तो आपका फॉर्मेट अलग भी हो सकता है, बट जीआरएन प्रिंट बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाता है। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए, नहीं तो कैंसिल करके एग्जिट कर दीजिए। ये तो हो गया आपका परचेज एंट्री का एक मैनुअल प्रोसेस। हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है जिससे आप को ये मास्टर क्रिएशन देन परचेज एंट्री दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सेल में डेटा अवेलेबल है तो आप उसको डायरेक्ट परचेज में इंपोर्ट कर सकते हो और
मास्टर क्रिएशन की भी जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस आपका मास्टर भी क्रिएट करेगा, आपकी परचेज एंट्री भी बना के देगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ऑलरेडी मास्टर बना हुआ था, उसी के सामने यहाँ पे हम एक नया हेडिंग डालेंगे, ट्रांस क्वांटिटी। ठीक है, ये ट्रांस क्वांटिटी हमने डाल दिया। अभी डेमो है तो हमने 10-10 क्वांटिटी, दैट मीन्स सप्लायर ने मुझे सभी आइटम के 10-10 पीस दिए हुए हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये इसका तो मास्टर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें नया क्या है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं इसके आखिर के डिजिट चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स कि इसका हम पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस 89 की जगह पे हम इसको 79 कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे बारकोड्स हमने चेंज कर दिए, दैट मीन्स कि नए प्रोडक्ट हो गए। अभी इसको हम सर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्राइस वगैरह वैसे रहने देते हैं। बस ये हमने आपका चेंज इसलिए किया कि आपको जस्ट शो करना है कि भाई ये डायरेक्टली परचेज में मास्टर भी क्रिएट होता है और इंपोर्ट भी होता है। ये फाइल हमने सेव कर दिया। ठीक है, अभी हम परचेज में जाते हैं, सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं, ठीक है, सपोज आज का ही दिन में आया हुआ है, बिल बना हुआ है सप्लायर का। अभी हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक इंपोर्ट बटन है और वो फाइल कहाँ है वो पूछ रहा है, तो हमने ये फाइल सेलेक्ट की। अभी देखिए यहाँ पे एक ही आइटम हमने एक्सेल में गड़बड़ किया हुआ है, एक ही आइटम को दो प्राइस डाल रखा है, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। तो उसके लिए हमें या तो प्राइस करेक्शन करना होगा या तो फिर वो लाइन रिमूव करनी होगी। ठीक है, ये आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है। हम ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं वो कहाँ पे क्या है। तो हमने वो एक्सेल सीट करेक्ट कर लिया है, अब हम उसको वापस से इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपका वो मास्टर्स भी बन गए, आपकी क्वांटिटी भी आ गई, जो कुछ भी है आपका कंप्लीट मास्टर क्रिएशन के साथ आपकी परचेज एंट्री हो गई। सिंपली हमें क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपका टैक्स ब्रेकअप वगैरह दिखाता है। अगर सपोज कुछ राउंड ऑफ वगैरह करना है तो यहाँ पे देखिए राउंड अप ऑप्शन डाला हुआ है। टीसीएस अगर ऐड करना है तो आप टीसीएस भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरा बिल वैल्यू क्या है, 3,16,918 रुपये। तो अभी वो 0.42 है, तो हमें अगर सपोज इसको 919 रुपये करना है तो वहाँ पे हम डाल देते हैं आपका 58 पैसा एड ऑन्स में डाल देते हैं, और जैसे इंटर करेंगे आपका 919 रुपया हो गया। यहाँ पे देखिए आपका जीएसटी फॉर अपैरल्स अगर बिलो 1000 है तो वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। तो सिंपल हमें आपको इसको सेव कर देना है, ये आपका जीआरएन प्रिंट हो जाएगा, आपकी परचेज एंट्री हो गई। अभी हमने मास्टर बनाना देख लिया और परचेज एंट्री करना देख लिया, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, हम सेल करेंगे। नॉर्मली कस्टमर आएंगे हम सेल करेंगे। हमारा तो प्रोडक्ट कंप्यूटर रेडी हो गया, सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, उसके मास्टर बन गए, प्रोडक्ट की एंट्री हो गई। अभी हम सेल करेंगे, तो देखते हैं हम क्विक बिल में सेल्स का प्रोसेस कैसा है।
सेल्स के लिए आपका ट्रांजैक्शन मेनू में भी सेल्स का मेनू मिलेगा, या आप F8 प्रेस करेंगे तो भी सेल ओपन होता है। हम अभी फिलहाल यहाँ पे जो शॉर्टकट है उसी से चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कस्टमर सिलेक्शन। कस्टमर सिलेक्शन आपका मैंडेटरी भी रख सकते हैं, ऑप्शनल भी रख सकते हैं। अगर आपने कस्टमर सिलेक्शन को मैंडेटरी रखा हुआ है तो आपको कस्टमर का एंट्री करना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर आपको आगे जाने नहीं देगा। आपका जो भी कर्सर है वो कस्टमर से आगे मूव नहीं करेगा। तो मैंने तो अभी दोनों ऑप्शनल रखा हुआ है, मैंडेटरी में रखा नहीं हुआ। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट स्टॉक नंबर पे भी आ सकता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको कस्टमर क्रिएशन भी मुझे दिखाना है, तो कस्टमर कैसे ऑन द गो कस्टमर कैसे क्रिएट होते हैं वो दिखाना है आपको। तो मैं सिंपल सा एक फंडा है अपने सॉफ्टवेयर में, इंसर्ट बटन प्रेस करना। मैंने कीबोर्ड पे इंसर्ट बटन प्रेस किया, यहाँ पे आपका कस्टमर क्रिएशन का मेनू स्क्रीन ओपन हो गया। सपोज कस्टमर का नाम डाल देते हैं हमने कस्टमर का नाम मैंने डाल दिया मीरा, और उसका मोबाइल नंबर जो भी है डाल दिया, और ये सेव कर दीजिए। कस्टमर क्रिएट हो गया। ये वन टाइम एक्टिविटी है कस्टमर क्रिएशन का, दोबारा कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार कस्टमर बना हुआ है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको मैं इसका दिखा देता हूं कि सपोज अब दोबारा वो मीरा करके कस्टमर आए तो ये देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास कस्टमर के दो टाइप के कस्टमर बना सकते हैं हम इसमें। एक क्रेडिट कस्टमर जिसको हम उधारी पे माल बेच सकते हैं, और एक रिटेल कस्टमर जो कस्टमर आता है, वॉकिंग कस्टमर होता है, आपके यहाँ सामान लेता है और पेमेंट करके चले जाता है। बट कुछ कस्टमर होते हैं जिनको हम क्रेडिट पे स्टॉक देते हैं, तो उसमें हम क्रेडिट कस्टमर भी ऑन द गो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्रेडिट कस्टमर कैसे क्रिएट होता है। क्रेडिट कस्टमर क्रिएट करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आपको सिंपल इंसर्ट प्रेस करना है। इंसर्ट प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्रेडिट कस्टमर का बटन दे रखा है। क्रेडिट कस्टमर का जैसे क्रेडिट कस्टमर पे क्लिक करेंगे आपका क्रेडिट कस्टमर का जो TNCs होते हैं, लाइक उसके GST नंबर वगैरह जो क्रेडिट पे माल देते हैं वो सब डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक सीता एंड कंपनी, ठीक है। यहाँ पे उसका GST नंबर वगैरह डाल सकते हैं आप। डीलर टाइप जैसे ही आप सप्लायर पे जैसे बनाते हैं वैसे सेम विंडो है। मेलिंग डिटेल भी डाल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमने उनका नाम डाल दिया है, सिर्फ नाम डाल के कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे आप अपना बार कोड स्कैन कीजिए, या तो डायरेक्टली मैनुअल एंट्री करना है तो आप मैनुअल एंट्री भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए आपका सेल्स स्टाफ का अगर आपको कौन से सेल्स स्टाफ ने कितना सेल किया हुआ है उसका रिकॉर्ड व्यू करना है तो आप सेल्स स्टाफ भी मेंटेन कर सकते हैं। इवन आइटम वाइज एंड बिल वाइज दोनों भी ऑप्शन है हमारे पास। तो हम सेल्स स्टाफ भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी ये क्रेडिट कस्टमर है तो क्रेडिट सेल का बटन दिखेगा आपको, डायरेक्टली क्रेडिट सेल पे चले गया। और ये आपका इनवॉइस का प्रिंटिंग का फॉर्मेट सभी का डिफरेंट होता है। किसी का स्लिप प्रिंटिंग होता है, किसी का A4 साइज होता है। तो डिपेंड करता है किस तरीके का टेम्पलेट यूज करते हैं, आपका किस तरीके का प्रिंटर है। तो सभी तरीके के प्रिंटर को सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर। हम आपके बिल भी टेम्पलेट अलग कस्टमाइजेशन भी करके दे सकते हैं। अभी हमने क्रेडिट सेल किया है, दैट मीन्स कि आपका वो उधारी पे माल बेचा। अभी हम एक कस्टमर सेलेक्ट करते हैं जिसका सेल हम रिटेल कस्टमर हो, जो हमें पेमेंट देता हो, लाइक हमारे से सामान लिया दुकान पे और पेमेंट देके गया, क्रेडिट वगैरह नहीं है कुछ उसका। तो अभी हम इसका भी एक देख लेते हैं। सेल्स स्टाफ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आइटम का इमेज अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आइटम इमेज भी डाल सकते हैं। जो आइटम इमेज भी आपका वहां से स्मॉल सा दिखेगा, बट वो आपको मास्टर क्रिएशन के टाइम पे हर आइटम को मैप करना पड़ेगा। हम उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आइटम इमेज कैसे ऐड करते हैं। फिलहाल अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो अभी देखिए हमने ये रिटेल कस्टमर बनाया है, रिटेल कस्टमर को सेल कर रहे हैं ये 249 का। और यहाँ पे देखिए आपका पे मोड्स का हमने यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है, बट पे मोड्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, कैश, क्रेडिट नोट सभी ऑप्शन आते हैं और मल्टीपल ऑप्शन हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज इस कस्टमर ने आपका गूगल पे से पेमेंट किया हुआ है, तो हमने इसका गूगल पे से ले लिया और आपका बिल प्रिंट हो गया। अभी एक बिल और हम बनाते हैं जिसमें मल्टीपल पेमेंट मोड होता है। मल्टीपल पेमेंट मोड, सपोज कस्टमर ने बोला मैं कैश से भी पेमेंट करूंगा, कार्ड से भी करूंगा, गूगल पे से भी करूंगा, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है कि हम एक ही बिल में मल्टी मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम एक थोड़ा सा महंगा वाला आइटम सपोज ले लेते हैं, एक लाइक 798 का ये बिल हुआ। कस्टमर बोलता है अभी पे मोड पे गए हम, कस्टमर बोलता है 98 रुपीज आप कैश से ले लो, तो हमने यहाँ पे 98 कैश से ले लिया। अभी बोलता है कि आप बाकी का 200 रुपया है तो आप कार्ड से गूगल पे से ले लो, तो हमने यहाँ पे 200 रुपया गूगल पे से ले लिया। अभी वो बाकी का बोलता है क्रेडिट कार्ड से ले लो, तो हमने बाकी का क्रेडिट कार्ड से ले लिया और उसको सेव कर दिया। आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। ये मल्टी मोड ऑफ पेमेंट है। ये तो हो गया आपका सेल कैसे होता है, परचेज कैसे होता है। उसी तरीके से आपका इसमें सेल्स रिटर्न भी है और परचेज रिटर्न भी है। आप उसका रिवर्स ट्रांजैक्शन भी इजीली कर सकते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर में अभी हमने देखा कि कैसे मास्टर क्रिएट करते हैं और मास्टर क्रिएट करने के बाद परचेज कैसे कर सकते हैं, और परचेज मास्टर क्रिएशन एज वेल एज परचेज दोनों साथ में कैसे कर सकते हैं, एंड सेल्स कैसे करते हैं। तो इतना ट्रांजैक्शन होने के बाद अभी बचता है सिर्फ रिपोर्टिंग पार्ट में हम आपको रिपोर्ट में देखिए हमारे पास क्या क्या है। अभी देखिए रिपोर्ट में हमने अकाउंट बुक दिया हुआ है, डेली डे बुक दिया हुआ है। डे बुक मतलब आपके आज के दिन की कितनी क्या क्या एक्टिविटीज है, आपने क्या क्या काम किया हुआ है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे 2 परचेज किया है, ये सेल्स किए हुए हैं हमने, और भी कोई ट्रांजेक्शन लाइक कैश पेमेंट किया होगा या रिसीट किया होगा, तो वो उसकी पूरी समरी डे बुक में आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसी प्रकार से अकाउंट बुक में हमने कैश दिया है, कैश बैलेंस कितना है आपके पास एज ऑफ नाउ, मतलब अभी के करंट स्टेटस पे आपके पास कैश बैलेंस कितना है। अभी देखिए यहाँ पे 45,525 कैश है, जिसमें से क्रेडिट कार्ड का बैंक अकाउंट में इतना है आपके पास, गूगल पे में इतना है, फोन पे में इतना है, पेटी कैश इतना है, और टोटल कैश इतना है। यानी आपका टोटल जो भी आज का बैलेंस है वो इतना है। इसके बाद पे मोड वाइज समरी, तो हमें शाम को अगर अपना काउंटर टैली करना है तो हमारे पास की कितना कैश है, कितना गूगल पे है, कितना क्रेडिट कार्ड है, वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए आज का हमारा टोटल सेल, आज का डेट, वाउचर टाइप सेल्स, कितना सेल हुआ है, 1696 रुपए का सेल हुआ है, उसमें से 90 रुपीज कैश का सेल हुआ है, 500 रुपये क्रेडिट कार्ड है, 49 जो है आपका गूगल पे है, ऑन क्रेडिट भी इतना सेल हुआ है। तो ये आपका शाम को काउंटर टैली कर सकते हैं, या डे में कभी भी आपका जो भी है काउंटर टैली कर सकते हैं। ये आपका पे मोड वाइज समरी आ जाएगा। इसी तरीके से आपका हमने पे मोड वाइज डिटेल रिपोर्ट दिया है, जिसमें आपका बिल का भी डिटेल रहेगा, लाइक कौन से कस्टमर ने लिया हुआ है और क्या मोड ऑफ पेमेंट है, क्या बिल नंबर है, वो सब भी आ जाएगा इसमें। देन कैश रिपोर्ट है, देन क्रेडिट नोट स्टेटस रिपोर्ट, कभी किसी को हमने क्रेडिट नोट दिया है उसका स्टेटस क्या है, रिडीम किया हुआ है, बैलेंस है, वो भी देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन रजिस्टर, लाइक आपका आज के दिन में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, जैसे परचेज, सेल, ट्रांसफर, इन आउट, जो कुछ है
वो आपको यहाँ पे वन बाय वन आप देख सकते हैं, और फ्रॉम और टू डेट्स डाल के भी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी आपका आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कितना है, आउटस्टैंडिंग पेबल कितना है, पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कितना है, पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग पेबल कितना है, वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंसल ट्रांजेक्शन रजिस्टर, हमने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन, जैसे कि सेल का कैंसिल कर देते हैं, कभी कभी परचेज बिल के ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देते हैं, तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि हमने ये डॉक्यूमेंट कैंसिल हुआ है, तो आपको ये चेक करने के लिए अच्छा है। लेजर ट्रांजेक्शन में आप जाएंगे तो आपका कौन सा बैंक का लेजर, लेजर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे आप यहाँ पे डाल देते हैं क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का क्या क्या ट्रांजेक्शन है, किससे कितना क्रेडिट कार्ड का आया हुआ है, तो आपके लेजर वाइज आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेजर वाइज ट्रांजेक्शन होता है। देन पार्टी ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स कि कौन से पार्टी का क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, आप उसका पार्टी का हिस्ट्री यहाँ से पता कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक किया, हमने अभी हमने यहाँ पे ये कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, अभी मुझे उसका हिस्ट्री देखने का है। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद रिफ्रेश किया, यानी ये दो बिल उनके नाम पे बने हुए हैं, यानी टुडे टिल डेट उन्होंने दो ही परचेज किया है, तो इस तरीके से उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने 100 रनिंग टोटल दिखाया है, तो रनिंग टोटल आपका उसका रनिंग बैलेंस कितना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट कस्टमर होता तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी दिख जाता था आपका। टैक्स रजिस्टर, टैक्स रजिस्टर मीन्स आपका कितना टैक्स, परचेज पे कितना सेल्स टैक्स पेमेंट करना है, और सेल्स का टैक्स कितना हुआ है, वो दोनों का ब्रेकअप यहाँ पे दिख जाएगा, परचेज वर्सेस सेल का टैक्स रजिस्टर। बैंक रिको का रिपोर्ट क्या है वो देख सकते हैं, फाइनल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, ग्रुप समरी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। अभी जब भी सपोज हमको सेल्स अकाउंट में जाना है, वहां पे इंटर किया तो ड्रिल कर सकते हैं। इवन जैसे जैसे ड्रिल करेंगे आप, वो लास्ट एंट्री तक आपको लेके जाएगा ड्रिल ड्रिल करके। ठीक है, अभी ये सेल्स बिल तक भी आ सकते हो आप। इसी तरीके से आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो। इन्वेंट्री बुक, इन्वेंट्री बुक में यानी आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है इस इन्वेंट्री बुक में मिलेगी। अभी स्टॉक बैलेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि इस कंप्यूटर में स्टॉक बैलेंस कितना है, यहाँ पे अभी दिखा रहा है एज ऑफ नाउ स्टॉक बैलेंस हमारा 3425 है। ये देखिए आपका ये बारकोड नंबर है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू दिखा रहा है ऑन परचेज प्राइस। अगर आप चाहिए रिटेल प्राइस पे चाहिए तो आप रिटेल प्राइस पे भी इसका प्राइस वैल्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी दिख रहा है स्टॉक नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, और भी फील्ड्स आपको यानी आपके प्रोडक्ट के और भी एट्रीब्यूट्स के साथ में देखना है तो डिस्प्ले कॉलम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट, ब्रांड, स्टाइल, सेट, साइज जो भी है करके सेव सिलेक्शन करके ओके कर दीजिए, आपकी पूरे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे अभी हमें जो दिख रहा है, जो रिपोर्ट जो दिख रही है जिसमें स्टॉक बैलेंस है वही रिपोर्ट दिख रही। अगर मुझे देखना है कि जिसमें स्टॉक नहीं है उसका भी दिखना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले जीरो बैलेंस करके आपको रिफ्रेश कर देना है, तो जिसमें जीरो क्वांटिटी है उसका भी आपको ये दिखाएगा इस रिपोर्ट में। जस्ट मिनट, जीरो किस में है क्या, अभी शायद हमारे मेरे सिस्टम में किसी भी आइटम का जीरो क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ऐसी कोई रिपोर्ट दिखा नहीं रही, नहीं तो यहाँ पे आपको आइटम विद जीरो क्वांटिटी भी दिख जाती थी। अभी आपने ये स्टॉक बैलेंस जनरेट किया हुआ है, आपको सॉर्टिंग प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग करनी है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग करते हैं, बट हमारे सॉफ्टवेयर में कैसा है ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम दिया हुआ है। अगर आपको जिस एट्रीब्यूट के बेस पे सॉर्टिंग करनी है, आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए और उसको ड्रैग कीजिए ऊपर की तरफ, देखिए ड्रैग कॉलम
हियर टू ग्रुप द कॉलम। ये देखिए आपका प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग हो गई। अब आपको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट वाइज ब्रांड वाइज भी चाहिए, तो आपको ब्रांड को भी ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपका प्रोडक्ट एंड ब्रांड वाइज सॉर्टिंग भी हो जाएगी इसकी। आपको इसको कैंसिल करना है, कैंसिल कर दीजिए। आपको कोई सॉर्टिंग नहीं करनी है, कोई आइटम कोई एक प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट मतलब लाइक सर्च करना है इन स्टॉक बैलेंस में, कोई स्टाइल पे या ब्रांड पे सेट पे। तो आप यहाँ पे देखिए कंटेंट क्लिक हुआ है, अभी जैसे मैंने 098 डाला, 098 से कुछ नहीं है। अगर हमने 98 डाल दिया उससे भी कुछ नहीं है। अभी एक सर्चिंग के लिए हम सपोज 1300 डालते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका 1300 से जितने भी आइटम हो सब दिखेंगे। अभी उसमें 1300 में भी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक आ गया। इस तरीके से आप सॉर्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर हमने फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ से सर्च कर सकते हो। अभी जैसे 1300 हमने सेलेक्ट किया था, सिर्फ 1300 देखिए यहाँ पे आ गया। इस तरीके से मोस्ट ऑफ रिपोर्ट 90% रिपोर्ट्स में हमने ये फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप अपनी रिपोर्ट उसी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मतलब लाइक आप रिपोर्ट कम मोस्ट 90% रिपोर्ट माइनिंग आप यहीं से कर सकते हो। और आपको लगता है कोई मेरा पूरा सॉर्टिंग वगैरह हो गया है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आपको एक्सेल, पीडीएफ, सीएसवी, एचटीएमएल ये चारों फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एक्सेल पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे नाम डाल के आपका एक्सपोर्ट कर दिया, ये आपका एक्सेल में सेव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अपना स्टॉक बैलेंस हो गया। स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट, स्टॉक मूवमेंट कैसा होता है, आपकी कितनी ओपनिंग है, कितनी क्लोजिंग है, कितना इन है, कितना आउट है, यानी आपके एक स्टॉक की मूवमेंट पूरा दिखाता है, पूरा एक उसका लाइफ साइकिल दिखाता है और कितना बचा हुआ है। तो उस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे भी डिस्प्ले कॉलम दिया हुआ है। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा सॉर्टिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा रिपोर्ट समझ में आए, क्योंकि स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट में कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग वैल्यू, इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू कितना है, ये भी देख सकते हैं। फिल्ट्रेशन का जो मैंने आपको इसके पहले की रिपोर्ट में बताया, वो सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सॉर्टिंग भी कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, फ्रॉम टू डेट डाल के डेट रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक एजिंग रिपोर्ट। स्टॉक एजिंग रिपोर्ट आपके प्रोडक्ट की इन शॉर्ट एज क्या है, यानी हमने फर्स्ट परचेज कब किया था उस डेट से लेके टिल टुडे, उसकी अगर आपके पास बैलेंस है तो कितना पुराना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, वो स्टॉक एजिंग रिपोर्ट में दिखाता है। बट यहाँ पे एक ही कंडीशन है, आपके सभी ट्रांजैक्शन यूनिक स्टॉक नंबर पे होने चाहिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यूनिक स्टॉक नंबर क्या होता है। सपोज ये आपका है बारकोड, ये हमने आज परचेज किया, ये बारकोड पे, ठीक है। तो सेम आइटम अगर आपको 10 दिन बाद आता है तो उसका बारकोड अलग होना चाहिए। अगर इसी बारकोड पे आपने फिर से परचेज कर दिया तो आपको एग्जैक्ट एजिंग नहीं समझेगी। ये अगर आपको स्टॉक एजिंग देखना है तो यूनिक स्टॉक नंबर रखना है ईच एंड एवरी मतलब ईच एंड एवरी परचेज पे। अगर वही नंबर आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो लॉजिकली हम स्टॉक एजिंग शो नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे स्टॉक एजिंग हम रिपोर्ट भी मिलता है। फिर इन्वेंट्री में ही आइटम मूवमेंट रिपोर्ट, आपको किसी एक प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो।
सपोज मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे देखिए ये आइटम मूवमेंट, यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस 0 था, उसके बाद हमने परचेज किया एक क्वांटिटी, यानी आपका एक क्वांटिटी परचेज में फिर से हमने 13 नंबर के परचेज में 6 क्वांटिटी परचेज किया। उसके बाद 9 नंबर के परचेज बिल में एक क्वांटिटी किया, टोटल हमने 8 क्वांटिटी परचेज किया, यानी इनवर्ट क्वांटिटी आपकी 8 हो गई। और इसका सेल कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस इसका 8 ही है। अगर सेल होता तो यहाँ लेस होके उतना बैलेंस क्वांटिटी दिखाता था। आइटम मूवमेंट हो गया। ग्रास मार्जिन रिपोर्ट आपका जो भी है बेस्ड ऑन फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का नेट सेल वैल्यू कितना है, परचेज वैल्यू कितनी थी, विद टैक्स आपको परचेज पर कितना प्रॉफिट है, विदाउट टैक्स कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला दिखाया हुआ है, और ये फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते, तो आपको जो भी कैलकुलेशन आएगा बेस्ड ऑन इस पे ही आने वाला है। अगर किसी को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं। क्विक सर्च, दैट मीन्स कोई मेनू सर्च करना है या फिर कुछ रिपोर्ट सर्च करना है तो यहाँ से क्विक सर्च कर सकते हैं, और वो मेनू हमने यहाँ पे भी दिया है। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स, तो सेल्स मेनू में डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं आप। ये क्विक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है हमने। रीऑर्डर लेवल भी मेंटेन कर सकते हैं, अगर हमने रीऑर्डर लेवल डिफाइन किया है। स्टॉक अक्रॉस द ब्रांच एंड स्टोर, अगर आपके केस मल्टीपल स्टोर है और आप इस क्विक बिल का हेड ऑफिस वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपके दूसरी दुकान पे कितना स्टॉक बैलेंस बचा हुआ है एक स्पेसिफिक आइटम का, वो भी चेक कर सकते हैं। पार्टी ट्रांजेक्शन विथ इन्वेंट्री, जो आपका कौन सा पार्टी ने क्या आइटम खरीदा है उसका रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा आपका। जीएसटी रिटर्न में फिलहाल हमारे पास GSTR 1, GSTR 2, GSTR सॉरी 3B, ये सभी रेडली अवेलेबल है। आप यहाँ से जनरेट कीजिए और उसको JSON फाइल में एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट आपका जीएसटी के साइट पे अपलोड कर सकते हैं। इस रिटर्न का CSV फॉर्मेट भी हम देते हैं, वो आप यहाँ से जनरेट कीजिए, आप GSTN के साइट पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट फॉर्मेट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सभी आपको GSTR के से जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल है। चार्ट व्यू में हमने एक सेल्स का ग्राफ दिया हुआ है। एनालिसिस रिपोर्ट में सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, वॉकिंग रिपोर्ट, बिल वाइज सेल्स रिपोर्ट, ऑर्डर स्टेटस, अगर आपने परचेज ऑर्डर डाला हुआ है, सेल्स ऑर्डर डाला हुआ है, उसका स्टेटस क्या है। सेल्स स्टाफ का कमीशन भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और DSR आपका डेली सेल्स बुक कितना है, यानी आपकी टोटल परचेज कितनी है, रिटर्न कितना हुआ है, कैश कार्ड, दैट मीन्स हमने जो पे मोड वाइज समरी दिया था उसके जैसा है, थोड़ा सा डिटेल है। फिर आते हैं हम MIS रिपोर्ट पे। MIS रिपोर्ट में हम सेल्स एंड स्टॉक एंड सेल्स, कौन से इस आइटम में कितना स्टॉक है और उसका कितना सेल हुआ है, और फ्रॉम टू डेट के रेंज में। सपोज ये डेमो आइटम है हमारा, क्लोजिंग क्वांटिटी 2 है, उसका सेल कुछ भी नहीं हुआ है 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई के बीच में। हम यहाँ पे डेट रेंज थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो रिपोर्ट समझ में आएगी। ठीक है, अभी एक दूसरा आइटम।
यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे नेगेटिव स्टॉकिंग अलाउ किया हुआ था, इसलिए नेगेटिव में दिखा रहा है। तो यानी क्लोजिंग बैलेंस माइनस है, सेल क्वांटिटी 1 है, यानी 1/3 को माइनस में क्वांटिटी थी। अभी ये नीचे का देखते हैं सपोज, अभी आपका क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटी 8 है, उसका 1 बिका हुआ है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेल जो है 11% है, यानी इसका जो सेल्स रेशियो है 11% है। इस तरीके से अभी हम एक और फिल्टर लगा लेते हैं। अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस 1 है और 5 क्वांटिटी बिका हुआ, तो दैट मीन्स कि कौन से आइटम में कितना स्टॉक है और उसका कितना बिका हुआ है, वो सेल्स एंड स्टॉक में मिल जाता, स्टॉक एंड सेल्स में मिलता है। इसी तरीके से सेल्स कंपैरिजन रिपोर्ट, लास्ट मंथ में कितने, लास्ट 15 डेज में कितना सेल्स था, उस कंपैरिजन कर सकते हैं हम सेल्स की रिपोर्ट की। बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन वैल्यू भी कर सकते हो आप। लास्ट 15 दिन सेल्स कंपैरिजन है, या आप यहाँ पे लास्ट 10 वीक्स का भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन स्टैटिस्टिक्स, आपके कितने कितने वाउचर, सपोज कितने सेल्स के बिल कितने बने हुए हैं, परचेज के बिल कितने बने हुए हैं, उसकी नंबर ऑफ बिल्स का जो स्टैटिक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, वो दिखाता है। नंबर ऑफ स्टॉक रिपोर्ट विथ सेल्स, सेम स्टॉक नंबर वाइज ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, सेल क्वांटिटी कितनी है, दैट मीन्स सेल्स एंड स्टॉक है विथ ईएन कोड। अभी चलते हैं हम डिजाइनर पे। डिजाइनर एक, हम ऊपर की आपने जितनी भी रिपोर्ट देखी है आपने, वहां पे वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, प्री डिफाइंड वैल्यू है, उसमें हम कुछ लिमिटेड सिलेक्शन, लिमिटेड कुछ करने का ऑप्शन हम देते हैं। बट डिजाइनर रिपोर्ट पे हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपनी रिपोर्ट अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन इन अपने तरीके से मतलब कि आपको जो भी फील्ड्स चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे जो पहले के हमने अभी रिपोर्ट में दिखा है उसमें प्री डिफाइंड रिपोर्ट थी, स्टॉक नंबर, ये आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम, लाइक दैट, जो भी फील्ड्स थे। बट यहाँ पे अगर आपको स्टॉक नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। उस तरीके से आप अपना रिपोर्ट खुद से डिजाइन कर सकते हो। सेल्स रिपोर्ट में गए हम, तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन, एक सेल्स रिपोर्ट डिजाइन किया हुआ, उसमें मैंने जो भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना था किया था। अगर आपको नया रिपोर्ट डिजाइन करना है तो रिपोर्ट कॉन्फ़िग में जाना है, न्यू रिपोर्ट, यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल्स समरी। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे फील्ड आपके ओपन है। कॉलमनर में चाहिए तो कॉलमनर, डिटेल में चाहिए तो डिटेल में लीजिए। यहाँ पे हमें चाहिए वाउचर नंबर, वाउचर डेट, पार्टी नेम नहीं चाहिए हमें, सेल्समैन चाहिए, स्टॉक नंबर नहीं देखना है मुझे, आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है, स्टाइल भी नहीं चाहिए, शेड नहीं चाहिए, साइज नहीं चाहिए, सेल क्वांटिटी चाहिए। इतना सेलेक्ट करके हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो जो हमने फील्ड सेलेक्ट किया हुआ था उसी फील्ड के बेस पे ये रिपोर्ट जनरेट हुई है आपकी। इसी तरीके से परचेज में भी है, सेल्स में भी है, सेल्स में भी है, परचेज में भी है, स्टॉक में भी कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना खुद का फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हो, और फॉर्मेट डिजाइन करके एक बार आपने सेव कर दिया, जैसे कि ये पहले पहले सेल्स बनाया हुआ था, अभी उसके बाद हमने सेल्स समरी बनाई है, तो सेल्स समरी को सिलेक्ट करेंगे तो वो फॉर्मेट जनरेट होगा। और आपका फिल्ट्रेशन एंड ड्रॉप डाउन और सर्च ऑप्शंस इस रिपोर्ट में भी है। आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल, CSV एंड PDF में, इसको मेल भी कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस क्विक बिल में इतना ही। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो
बाकी के जो भी फीचर्स हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो एडवांस फीचर्स हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जैसे कि एसएमएस कैसे भेजते हैं, मेल कैसे डायरेक्ट जाता है, मेल शेड्यूल कैसे करते हैं, किसी रिपोर्ट को डायरेक्ट मेल कैसे करना है, एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा सिंक एंड ऑल। बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको सॉफ्टवेयर में लेने में इंटरेस्टेड है, अगर आप सॉफ्टवेयर लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। फर्दर और कुछ क्वेरी रही तो उसके लिए भी मेल कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मेरा कंपनी का नाम है PMIT सॉल्यूशंस और ये ईमेल आईडी, इस पे आप मुझे मेल कर देंगे तो आपको हम कॉल बैक करेंगे।